क्या आप तैयार हैं 1.3 मिलियन डॉलर सालाना सैलरी लेने के लिए सिर्फ इस लाइट हाउस को गार्ड करने की? क्या आप में हिम्मत है ये जॉब करने के लिए? यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं होगा बल्कि आप खुद अपने बॉस होंगे। आपका जब मन करे आप सो जाइए, आप खाएं, आप पिएं, आप फिशिंग कीजिए, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि लाइट हाउस की लाइट जलती रहनी चाहिए। बस आपको इतना सा काम करना है और 30 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में सालाना आ जाया करेंगे। इस जॉब की सैलरी तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन ये जॉब दुनिया की सबसे डेंजरस जॉब में भी आती है। जुमो लाइट हाउस फ्रांस में समंदर के बीचों बीच मौजूद है। इसमें काम करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी CV देनी पड़ेगी। इस जॉब को अप्लाई करने से पहले चंद बातें मैं आपको बता दूं। जुमो लाइट हाउस में बहुत आप अकेला फील करोगे। यहाँ पर आपसे कोई बात करने वाला नहीं होगा और यहाँ पर बहुत खतरनाक तूफान भी आते हैं। ये तूफानी लहरें कोई आम समुद्री तूफानी लहरें नहीं है, बल्कि इस तूफानी लहरों से जान जाने का भी खतरा हो सकता है। ये तस्वीर रेस्क्यू करते वक्त ली गई थी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं गार्ड अकेला खड़ा हुआ है और तूफानों के बीच घिरा हुआ है। ये तूफानी लहरें बहुत ऊंची होती है और बहुत खतरनाक होती है। अगर ये चारों तरफ से इस लाइट हाउस को घेर ले तो गेट कीपर की जान भी जा सकती है। दोस्तों, आपके जहनों में भी एक सवाल आ रहा होगा कि इस लाइट हाउस को आखिर बनाया क्यों गया है? यही नहीं, अभी और सुनिए। लाइट हाउस की लाइट हमेशा क्यों जलती रहनी चाहिए? इन सवालों को जानने के लिए लाइट हाउस की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, पुराने ज़माने में सफ़र के लिए ना तो प्रॉपर रोड हुआ करते थे और ना तो गाड़ियाँ हुआ करती थी। और दोस्तों, लंबे सफ़र के लिए बेस्ट रास्ता पानी का रास्ता हुआ करता था। दोस्तों, आपको कहानी सुनाता हूँ कैप्टन मार्सिया की, जो कि अपने लंबे सफ़र और ख़तरनाक सफ़रों की वजह से जाना जाता था। अच्छा। एक दफ़ा कैप्टन मार्सिया के साथ एक वाक़या पेश आया। वो बहुत ही अंधेरी जगह से पानी में से रात में गुजर रहा था। जिस जगह से वो गुजर रहा था वहाँ पानी के नीचे बहुत ही नोकीले पत्थर थे, जिनसे टकराकर उसकी शिप डूब गई। शिप डूबने से कैप्टन मार्सिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और इस वाक़े की खबर पेट्रोलेमी 1 जो है उनको भी पहुँची। दोस्तों, ऐसी एक और वीडियो भी है जिसमें एक दोस्त ने तहकीक की कमी की वजह से ये बताया है कि ये जो लाइट हाउस है इसकी बुनियाद पेट्रोलेमी 2 ने रखी थी, लेकिन असल में इसकी बुनियाद पेट्रोलेमी 1 ने रखी थी। लेकिन इस लाइट हाउस की जो तकमील है वो पेट्रोलेमी 2 के दौर में हुई, जो कि पेट्रोलेमी 1 का बेटा था। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि समंदर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और फिर पैसिफिक ओशियन तो 7 कॉन्टिनेंट को अगर आप मिला दें उनसे भी बड़ा है। पुराने ज़माने में सेलर्स को पता नहीं चलता था कि अगली ज़मीन जो है वो कब आएगी। तो दोस्तों, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता था कि अगली जो खुश ज़मीन है वो कितनी उनसे दूर है। और पुराने ज़माने में जैसे कि आपको पता है कि नेविगेशन के इतने जदीद आलात तो थे नहीं। GPS भी जो है वो अभी तक इन्वेंट उस टाइम नहीं हुआ था। दोस्तों, की GPS जो है वो 1973 में इन्वेंट हुआ है और 1978 में पब्लिक के लिए अवेलेबल था। और GPS आज के दौर में भी कभी कभी आपको सही रास्ता नहीं बताता। तो पुराने दौर में सेलर्स क्या ही करते होंगे? पुराने दौर में सेलर्स सूरज और सितारों के ऊपर रिलाय करते थे और शुरुआती दौर के कुछ नेविगेशन टूल्स थे जिनको लेकर वो सफ़र करते थे। पुराने दौर में सेलर्स को समंदर पार करते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किलें पेश आती थी, जैसे कि कैप्टन एलिस की कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, कैप्टन एलिस अपने क्रू के साथ रात में शिप में सफ़र कर रहे थे और बादलों की वजह से सितारे छुप गए थे। इसके अलावा रात में आने वाले एक बहुत बड़े समुद्री तूफान की वजह से वो समंदर में रास्ता भटक चुके थे। जब सुबह हुई तो उन्होंने अपने आप को एक खुले समंदर में पाया। उनके पास ना कुछ खाने के लिए था ना कुछ पीने के लिए था। सारे क्रू मेंबर का भूख और प्यास से बहुत बुरा हाल था और समंदर का पानी जैसे कि आपको पता है इंसान पी नहीं सकते। ओशन का पानी बहुत ही नमकीन भी होता है और इसको ज़्यादा मिकदार में पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। बहुत सारे क्रू मेंबर प्यास बर्दाश्त नहीं कर सके और समंदर में ही शिप में मर गए। कैप्टन को बहुत ही मुश्किल से कोई जगह मिलती है और फिर आखिरकार वहाँ पर जाकर शिप को स्टॉप करता है। ये लाइट हाउस के ईजाद होने के शुरुआती दिन थे। इजिप्ट में मेडिटरेनियन सी के साथ एक शहर था अलेक्जेंड्रिया। यहाँ का जो रूलर था उसका नाम था पेट्रोलेमी 1। उसके ज़माने में अलेक्जेंड्रिया एक प्रॉपर ट्रेड हब था। यहाँ का जो पोर्ट था उसका एक इशू ये था कि शिप हार्बर करने में बड़ा मसला आता था, क्योंकि जो शिप के हार्बर करने के किनारे पर नुकीले पत्थर मौजूद थे। खासतौर पर जो रात के टाइम शिप आते थे, पानी के नीचे मौजूद नुकीले पत्थर उनसे टकराते थे और शिप जो है वो डूब जाती थी। शिप का नुकसान होता था। शिप डूबने के साथ साथ उसमें मौजूद कार्गो भी डूब जाता था, जिसकी वजह से किंगडम बड़े खसारे में चल रहा था। पेट्रोलेमी 1 ने इस इशू को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही मशहूर और ज़बरदस्त आर्किटेक्ट
सोस्टॉस ऑफ स्नाइडस को बुलाया। ठीक है। पेट्रोलियम फर्स्ट और स्नाइडस ने मिलकर एक प्लान बनाया जिसके तहत वो रोशनी का बहुत बड़ा एक मीनार बनाने वाले थे, जिसके ऊपर मौजूद लाइट शिप को रात में रास्ता दिखाएगी और नुकीले पत्थरों से बचाएगी। जो रोशनी का मीनार वो बनाने जा रहे थे, उन दोनों को अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं। वो दुनिया का 7वां अजूबा बनाने जा रहे थे और जिसकी बदौलत आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में ये आइलैंड ऑफ पेरोआ बुलंदियों पर पहुंच जाएगा। इसकी हाइट थी 384 फीट और वाइट मार्बल से ये बना था। लाइट हाउस की चोटी पर आग 24 घंटे जलती रहती थी और उसे ना रुकने वाली ईंधन की सप्लाई मिलती रहती थी। इसे बनाने में 12 साल का अरसा लगा था। पेट्रोलियम 1 ने इस पर काम शुरू किया था और पेट्रोलियम 2 के दौर में इस पर काम खत्म हुआ, मतलब तकमील को पहुंचा और इसको एज 7वां अजूबा, दुनिया का 7 वंडर जो है वो एक्सेप्ट किया गया। इस मीनार की सिर्फ ऊंचाई खासियत नहीं थी, बल्कि दूर तक रोशनी पहुंचना भी इसकी बहुत बड़ी एक खासियत थी, जिसके पीछे सोस्टॉस ऑफ स्नाइडस की जहानत का कमाल था। मिरर और लैंप का ऐसा सिस्टम था कि लाइट दूर तक जाती थी। खासतौर पर सैलर बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि अब कोई भी जहाज पत्थरों से टकराकर डूबता नहीं था। और यहाँ से शुरुआत हुई लाइट हाउस के बनने की। यहीं से ही जाना गया पूरी दुनिया में लाइट हाउस का सिस्टम। और पहले शुरुआत में किनारों पर बनाए जाते थे। पहले तो ये छोटे छोटे मुल्कों तक ही महदूद थी लाइट हाउसिंग का जो सिस्टम है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेड जो है वो बढ़ गया, ट्रेड का हजम बढ़ गया, उसके बाद जो लाइट हाउसेस है वो समंदरों के बीच में भी बनाए जाने लगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था। पहले तो लाइट हाउसेस के ऊपर जो है वो आग जलाई जाती थी। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, उसके बाद फिर गैस लाइट ने उसकी जगह ले ली आग की। फिर गैस लाइट की जगह जो है वो लाइट ने ले ली जब लाइट की बल्ब की जो है वो इन्वेंशन हुई। लेकिन उसके बाद इशू ये था कि लाइट को जो है बहुत ज़्यादा दूर तक कैसे पहुंचाया जाए, या जो आजकल जो लाइट बहुत ज़्यादा दूर पहुंचती है तो वो किस तरीके से जो है वो दूर पहुंचती है। तो उसका जवाब है लेंसेज। 1800 तक जो रिफ्लेक्टर है वो लाइट के सोर्स के पीछे लगता था। उसके बाद एक कोई काबिल शख्स था, उसने ये सोचा कि अगर रिफ्लेक्टर को लाइट के सोर्स के आगे लगाया जाए तो लाइट मज़ीद दूर जाएगी। लेकिन लेंथ का इशू था कि लेंथ बहुत मोटा होता था। उसके बाद एंट्री होती है फ्रांस के फिजिसिस्ट और इंजीनियर फ्रेजलर की। उसने 2 काम किए। एक तो उसने लेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक कर दी, ठीक है। दूसरा उसने लाइट की जो फोकस है सारा उसको बिखरी हुई लाइट को एक ही पॉइंट पे लेके आ गया, जिसकी वजह से वो एक ही पॉइंट पर आने के बाद वो बिखरी हुई लाइट जो है वो दूर तक जा सकती थी। फ्रेजलर ने लाइट हाउसेस को रिवोल्यूशनलाइज कर दिया था और उसके बाद से लाइट हाउसेस की लाइट जो है बहुत दूर तक जाने लगी। लाइट हाउस ने जहाज़ से जो नुकीले पत्थरों से टकराने के वाक़यात है उसको बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया। और अगर देखा जाए तो ट्रेड में जो है वो एक रिवोल्यूशन के तौर पर लाइट हाउस ने जो है वो एक काम अपना किरदार अदा किया और इससे जो है वो दुनिया भर में जो है वो ट्रेड आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया, तो जिसका सेहरा मेरे ख्याल से पेट्रोलियम 1 को जाता है। दोस्तों, क्या अब भी आप लाइट हाउस को गार्ड करने का काम करना चाहेंगे? अगर आपके अकाउंट में $1.3 मिलियन सालाना आमदनी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। कैसा लगा मेरा मजाक?